नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। कमजोर विदेशी संकेतों का आम बाजार पर दूसरे दिन भी देखने को मिला। बाजार लगातार दूसरे दिन लाल निशान में बंद हुए। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही डे हाई के साथ खुले, लेकिन फिर लगातार बिकवाली के बनते दबाव के कारण उठ नहीं पाए। आज के दिन के कारोबार के अंत में सेंसेक्स 471 अंक टूटकर 48,691 के स्तर पर, तो निफ्टी 154 अंक फिसलकर 14,691 के लेवल पर बंद हुआ। आज के पूरे दिन आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस, एचयूएल, एचडीएफसी के शेयरों में खासा दबाव देखने को मिला। वहीं आईसीआईसीआई बैंक का शेयर करीब 2.5% टूटा। बाजार में आई बिकवाली का असर बैंक निफ्टी और दूसरे सेक्टोरियल इंडेक्स पर भी देखने को मिला। बिकवाली के कारण बैंक निफ्टी भी 420 अंक लुढ़ककर 32,452 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा अगर दूसरे सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जिसके वजह से टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को जैसे शेयर लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। इसके अलावा सरकारी बैंकों में तो अच्छा कामकाज होता हुआ दिखा, लेकिन निजी सेक्टर के बैंकों में दबाव में कारोबार हुआ। वहीं आज ऑटो सेक्टर में अच्छा कारोबार होता हुआ दिखाई दिया और टाटा मोटर्स, मारुति, मदरसन सुमी, अमारा राजा में जमकर खरीदारी होती हुई नजर आई। सोने चांदी में आज भी दबाव में कारोबार होता हुआ नजर आया। एमसीएक्स पर सोने का भाव 47,700 के नीचे फिसल गया, तो एमसीएक्स पर चांदी का भाव भी 500 रुपए की कमजोरी के साथ 31,500 के नीचे चला गया। वहीं अगर कॉमेक्स की बात करें तो सोना करीब .5% की गिरावट के बाद $1830 के नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है, तो चांदी भी 1% गिरकर $27.4 के करीब ट्रेड कर रहा है। जानकार सोने चांदी में कीमतों में दबाव के पीछे यूएस में ट्रेजरी यील्ड में तेजी, डॉलर इंडेक्स का 2 महीने से ज्यादा के निचले स्तर पर आना को बता रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर सरकार से के राहत की बड़ी खबर है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.29% पर आ गई है। मार्च में रिटेल महंगाई दर 5.52% पर पहुंच गई थी। अप्रैल में खाद्य महंगाई दर मंथली आधार पर 4.94% से घटकर 2.02% रह गई है। अप्रैल में दालों की महंगाई भी घटी है। इकोनॉमी के मोर्चे पर भी अच्छी खबर है। सालाना आधार पर मार्च में आईआईपी ग्रोथ रेट 22.4% रही। इसी दौरान पिछले साल आईआईपी -18.7% रही थी। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में कोरोना अपने चरम पर था और उसी दौरान देश में लॉकडाउन भी लगाया गया था। जी बिजनेस की मुहिम हफ्ता वसूली का एक बार फिर असर हुआ है। ईडी ने चीन की डिजिटल लैंडिंग कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पीएमएलए के तहत 7 कंपनियों के बैंक अकाउंट जब्त किए गए हैं। इन कंपनियों में मेड एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी, बैरियोनिक्स टेक्नोलॉजी, क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी, एक्सटेन फाइनेंशियल, ट्रैकफिनेट और जमनादास मोरारजी फाइनेंस शामिल हैं। बेंगलुरु में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले में 76 करोड़ 67 लाख रुपए की रकम जब्त की है। केंद्र सरकार ने बैटरी स्टोरेज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार देश में बैटरी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसे पीएलआई से जोड़ेगी, जिसमें देश में बैटरी का आयात कम होगा। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सरकार ने कहा कि सोलर पावर प्लांट से देश में 1,36,000 गीगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, लेकिन वो स्टोर नहीं हो पा रहा है। लेकिन बैटरी स्टोरेज से ऐसा करना संभव होगा। सरकार ने कहा कि देश बैटरी बन सके, उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए 45,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही इसमें निवेश करने वालों को 16,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। कोरोना काल में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने देश की जीडीपी को लेकर अनुमान लगाया है कि जिसके मुताबिक देश की जीडीपी मौजूदा कैलेंडर ईयर यानी जनवरी से दिसंबर के बीच 7.5% के करीब रह सकती है। यूएन ने कहा कि जनवरी में जो उसका अनुमान था उसकी तुलना में भारत की जीडीपी 0.2% बढ़ सकती है। हालांकि पूरे साल के लिए देश का आउटलुक काफी उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। कोविड-19 के बढ़ रहे असर के कारण और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में देरी से ज्यादातर देशों के सामने रिकवरी को लेकर चुनौतियां हैं। उधर इससे पहले रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा था कि अप्रैल से मार्च के बीच में देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.2% से 9.8% के बीच रह सकती है।
देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज बढ़कर करीब 32.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड देश का दूसरा सबसे बड़ा फंड हाउस बन गया है। इससे पहले इस जगह पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड काबिज था। अप्रैल महीने में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 4.07 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का AUM 4.13 लाख करोड़ रुपए रहा है, जबकि 5.11 लाख करोड़ का AUM के साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड पहले नंबर पर है। आपको बता दें कि एसबीआई म्यूचुअल फंड 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की AUM वाला पहले फंड हाउस भी बन चुका है। रुचि सोया इंडस्ट्री बाबा रामदेव की पतंजलि बिस्कुट के बिजनेस को खरीदेगी। पतंजलि नेचुरल बिस्किट प्राइवेट लिमिटेड की ये डील 60.02 करोड़ रुपए में होगी। इस संबंध में इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10 मई को मंजूरी दी थी। कंपनी की दी आधारिक जानकारी के मुताबिक पतंजलि नेचुरल बिस्किट के साथ में बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ है। ये डील अगले 2 महीनों में पूरी हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि इसके तहत 60.02 करोड़ रुपए पर सहमति बनी है और डील की रकम 2 बार में दी जाएगी। रुचि सोया के मुताबिक करीब 15 करोड़ रुपए डील के बंद होने की तारीख पर या उससे पहले दिया जाएगा, जबकि 45 करोड़ रुपए डील बंद होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर दिया जाएगा। टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल के ग्राहकों को राहत दी है। कंपनी ने अब वारंटी और फ्री सर्विस के समय को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जिन ग्राहकों ने गाड़ियों की वारंटी 1 अप्रैल और 30 मई तक खत्म हो रही थी, वो अब 30 जून तक इसे ले सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते असर और लॉकडाउन की वजह से यह फैसला लिया गया है। लॉकडाउन की वजह से ग्राहक घरों से बाहर नहीं निकल पाए, इसी वजह से कारों की सर्विस भी नहीं हो पाई। टाटा मोटर्स ने कहा है कि समय के अलावा किलोमीटर को नहीं बढ़ाया गया है, यानी किलोमीटर अगर अपनी शर्तों के तहत पूरा कर लिया है तो फिर आपको यह फायदा नहीं मिलेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब रंग लाती दिख रही है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 3.5 लाख से कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना का 3,48,000 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी दौरान रिकॉर्ड 19,85,000 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को 19,45,000 टेस्ट किए गए थे। कल कोरोना की पॉजिटिविटी दर घटकर 17.6% रही। ये आंकड़ा 2 दिन पहले 24.9% था। बीते दिन राहत की बात यह भी रही कि लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 3,29,000 केस आए थे और 3,56,000 मरीज ठीक हुए थे। हालांकि देश में एक दिन में पहली बार कोरोना से 4,205 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में लगातार कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 13,287 नए मामले आए हैं और 300 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 17.03% हो गया है, जो पिछले 27 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 1407 मरीज ठीक हुए हैं। ये जानकारी दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक राजधानी में कोरोना के 13,62,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 12,59,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि इस महीने यानी मई में 8 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध हैं और अगले महीने 9 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना शामिल थे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि 30 अप्रैल को ही राज्य सरकारों को बता दिया गया था कि अगले 15 दिनों में कितने वैक्सीन मिलने वाले हैं। इसी तरह 14 मई को आपको बता देंगे कि अगले 15 दिनों में कितनी और कब वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन की किल्लत के चलते महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीनेशन पर ब्रेक लगता दिख रहा है। महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स ने राज्य में 1 जून तक 18+ वालों के वैक्सीनेशन पर रोक लगाने की सिफारिश की है। वैक्सीन की किल्लत के चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान बंद है। फिलहाल राज्य सरकार वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों को प्राथमिकता दे रही है। इस बीच राज्य सरकार वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन स्टॉक नहीं होने के चलते दिल्ली में 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है। सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कुल 1 करोड़ 34 लाख कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी। इनमें 67 लाख वैक्सीन शामिल थी, कोवैक्सीन शामिल थी, लेकिन भारत बायोटेक ने उन्हें सप्लाई नहीं दी। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज़्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच एक राहत की खबर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है और 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है लेकिन दूसरी डोज नहीं ले पाए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दूसरी डोज लेने में देरी का मतलब ये नहीं कि अब नए शेड्यूल से 2 बार वैक्सीन लगानी होगी। वो कहते हैं कि पहली वैक्सीन लेने के 6 हफ्ते बाद भी दूसरी डोज नहीं ले पाए तो भी आपको एक बार ही वैक्सीन लगवानी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कनाडा और अमेरिका के बाद भारत में भी 2 से 18 साल की एज के ग्रुप के लिए कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2nd और 3rd ट्रायल को मंजूरी दे दी है। ये ट्रायल एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट्स कमेटी ने कंपनी के तीसरे फेज के ट्रायल के लिए CDSCO से अनुमति लेने से पहले डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड को दूसरे फेज का सुरक्षा डेटा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोरोना के नए स्ट्रेन को भारतीय बताने पर सरकार ने आपत्ति जताई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि B1617 वेरिएंट को दुनिया के लिए चिंताजनक बताने वाले WHO के बयान को कई मीडिया रिपोर्ट्स में कवर किया गया। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स में इस वेरिएंट को भारतीय कहा गया है, लेकिन ये रिपोर्ट बेबुनियाद हैं। सरकार का दावा है कि WHO ने अपने 32 पेज के डॉक्यूमेंट्स में B1617 वेरिएंट के साथ कहीं भी इंडियन नहीं जोड़ा है। WHO के साउथ ईस्ट एशिया ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि वो वायरस या वेरिएंट्स को किसी देश के नाम से नहीं जोड़ता है, बल्कि उनके साइंटिफिक नाम से ही पहचानता है और सभी को ऐसा ही करना चाहिए। विदेशों को कोविड-19 वैक्सीन भेजने के मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। इसे लेकर बीजेपी ने सफाई दी कि पड़ोसी देशों को मदद के लिए वैक्सीन भेजी गई थी। इसके साथ ही पार्टी ने तर्क दिया कि पड़ोसियों को भी बीमारी से सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि अब तक करीब 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन भारत के बाहर भेजे गए हैं। इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया था, इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन डोज देश से बाहर क्यों भेजे गए। इस पर बीजेपी ने कहा कि विदेशों को 2 श्रेणियों में वैक्सीन भेजे गए हैं। इसमें पहली श्रेणी मदद की है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ वैक्सीन भेजे गए हैं। बाकी करीब 5 करोड़ वैक्सीन कमर्शियल लायबिलिटी के तौर पर भेजे गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए एक आर्टिकल शेयर किया है जिसमें बताया जा रहा है कि अब मोदी सरकार और बीजेपी सकारात्मक बातें करने पर जोर देगी। आर्टिकल में आगे लिखा है कि केंद्र डेली बुलेटिन में कोविड की संख्या पॉजिटिव की जगह नेगेटिव बताने पर विचार कर रही है। इस आर्टिकल को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सकारात्मक सोच की झूठी तसल्ली स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन परिवारों के साथ मजाक है जिन्होंने अपनों को खोया है। राहुल ने आगे लिखा कि रेत में सर डालना सकारात्मक नहीं है, देशवासियों के साथ धोखा है। सामने बढ़ते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर और इस वक्त एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर बढ़ाया गया है। राज्य में 31 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। इस बात का फैसला आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी है। पहले ये अवधि 15 मई तक थी। आर्मी चीफ MM नरवणे 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आज वो राजौरी और अखनूर के दौरे पर गए हैं और वहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही वो व्हाइट नाइट कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स भी गए, जहां उनके साथ आर्मी के दूसरे सीनियर अफसर भी थे। अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों ने जनरल नरवणे से बात की। उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ मिलकर व्हाइट नाइट कॉर्प्स को काम पर जो है उनकी तारीफ की। आर्मी चीफ नरवणे जम्मू स्थित
मिलिट्री हॉस्पिटल भी गए। वहां उन्होंने कोरोना से निपटने को किस तरह से तैयारी की जा रही है, इन चीज़ों का जायजा लिया। असम के नागौर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक असम के नागौन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3 मापी गई है। भूकंप के झटके आज सुबह 7:05 पर आए। भूकंप की जानकारी मिलते ही लोगों में दहशत फैल गई। अपने अपने घरों से बाहर निकल गए लोग। बता दें कि असम में पिछले 1 हफ्ते में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के खान मार्केट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मामले में गिरफ्तार 4 लोगों को दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत मिल गई है। इन आरोपियों में मैट्रिक्स के अधिकारी समेत 4 लोग शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इनको खान चाचा रेस्टोरेंट में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बाद जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने 7 मई को राष्ट्रीय राजधानी के 2 रेस्टोरेंट्स पर छापेमारी की थी। 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पर बरामद किए गए थे, जिनका इस्तेमाल कोविड-19 मरीजों के इलाज में किया जाता है। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म केस में गोवा की अदालत अब 19 मई को फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 27 मार्च को इस केस की सुनवाई 12 मई को करने का आदेश दिया था। तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को अपनी जूनियर पत्रकार के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस समय उन्होंने गोवा की बीजेपी सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। गोवा की कोर्ट ने 29 सितंबर 2017 को तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न समेत कई धाराओं में आरोप तय किए थे। ट्विंकल खन्ना ने पड़ोसी ऋतिक रोशन की कोरोना वायरस में दिए सहयोग के लिए तारीफ की है। ट्विंकल खन्ना ने ऋतिक रोशन के सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा कि आगे बढ़कर पड़ोसी की सहायता करें, जैसे मेरे पड़ोसी ऋतिक रोशन देश के लिए कर रहे हैं। ट्विंकल खन्ना ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि ऋतिक रोशन कैसे सहायता कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में ऋतिक रोशन ने अमेरिका और हॉलीवुड के अभिनेताओं के साथ मिलकर भारत की कोरोना वायरस से लड़ाई में सहायता करने के लिए एक अभियान से जुड़े थे। ऋतिक रोशन ने इसके माध्यम से 27 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। सोनू सूद एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हुआ है। उनका वायरल वीडियो में सोनू सूद अपने घर के बाहर कड़ी धूप में मौजूद कई लोगों और फोटोग्राफर्स को शरबत पिलाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान ही पपराजी ने सोनू सूद से कहा कि कई लोग चाहते हैं कि आपको देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। वहीं राखी सावंत ने भी हाल ही में आपको प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही थी, तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? पपराजी के इस सवाल पर सोनू ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक कहा, जो जहां वो वहां सही है। मैं आम इंसान से बेहतर हूं, आप लोगों के साथ तो खड़ा हूं। महाभारत के भीष्म पितामह और फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान फेम मुकेश खन्ना पूरी तरह से ठीक हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबरें वायरल हो रही थी। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर कर इन खबरों का खंडन किया है। वीडियो पर एक फैन ने वीडियो को शेयर किया है, जिसमें मुकेश अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि मेरे साथ आपकी दुआएं हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुकेश खन्ना के भाई सतीश का 3 हफ्ते पहले ही हार्ट अटैक से निधन हो गया था। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर के बीच होप के बारे में एक मैसेज शेयर किया। उन्होंने सभी से भारत के लिए एक साथ खड़े होने, वायरस से लड़ने की अपील भी की। बिग बी ने वीडियो में होप पर एक कविता सुनाई। बिग बी ने कहा, होप कोई स्ट्रेटजी नहीं है, शब्दों से ज्यादा काम करना मायने रखता है। हम होप का सही मतलब भूल जाते हैं, लेकिन जब होप हमारे कार्यों को दिशा देती है तो बड़ी चीजें भी संभव हो जाती हैं। आईपीएल के बाकी बचे मैचों को कराने में बीसीसीआई की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इंग्लैंड के बाद अब न्यूजीलैंड समेत 5 और देशों के करीब 53 क्रिकेटर्स भी टूर्नामेंट के बाकी बचे 31 मैच खेलने नहीं आ सकते। इसमें इंग्लैंड और कीवी टीम के अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान शामिल हैं। सिर्फ वेस्टइंडीज के खिलाड़ी कोई टूर नहीं होने की वजह से आईपीएल खेलने आ सकते हैं। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बैट्समैन बीजे वाटलिंग ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वे इंग्लैंड टूर के बाद संन्यास ले लेंगे। न्यूजीलैंड को इंग्लैंड दौरे पर 2 जून से 2 टेस्ट और 18 जून से भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। ये फाइनल वॉलेंटिंग का आखिरी मैच होगा। अगर वॉल्टिंग इन दिनों टेस्ट में खेलते हैं तो वो बतौर कीवी विकेटकीपर एडम परोरे के सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। परोरे ने बतौर विकेटकीपर 67 टेस्ट खेले थे। वहीं वॉटलिंग अब तक 65 टेस्ट की टीम के लिए विकेट कीपिंग कर चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया दौरे से चर्चा में आए हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी सफलता का श्रेय भारतीय कप्तान विराट कोहली को दिया है। उन्होंने कहा कि वे आज जो कुछ भी हैं उनमें भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का बड़ा योगदान है। कोहली की प्रेरणा से ही वे अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। सिराज ने खुलासा करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्हें पिता की मौत की सूचना मिली। वो पूरी तरह से टूट गए थे। उस समय विराट ने आकर उन्हें संभाला, हिम्मत दी, उन्होंने गले लगाया और कहा कि अब सब ठीक है। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर रुद्र प्रताप सिंह के पिता शिव प्रसाद सिंह का आज दोपहर 12 बजे निधन हो गया। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पिछले हफ्ते वो कोरोना संक्रमित भी हो गए थे। इसी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था। पिता की देखभाल करने के लिए ही आरपी ने इस बार आईपीएल में कमेंट्री करने से मना कर दिया था। आरपी ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके पिताजी का निधन हो चुका है। कोरोना की वजह से वे बहुत कष्ट में हैं। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आरपी के पिता के निधन पर कई इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने शोक जताया है। मैनचेस्टर सिटी ने 2020-21 सीजन के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। मंगलवार को लिसेस्टर सिटी के मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराते ही सिटी ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। पिछले 4 सीजन में सिटी का ये तीसरा प्रीमियर लीग खिताब है। पेप गार्डियोला की टीम अब तक कुल 5 बार चैंपियन बन चुकी है। इसमें से 2 बार टीम गार्डियोला की कोचिंग में चैंपियन बनी है। अब मैनचेस्टर सिटी को 30 मई को चेल्सी के खिलाफ यूईएफए चैंपियनशिप लीग का फाइनल खेलना है। और इसी के साथ खबर 40 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।